नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए राजस्थान से जुड़ी हुई तमाम खबरें। संसद भवन स्थित उपराष्ट्रपति कार्यालय में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान धनखड़ और बिरला में विविध विषयों पर इस दौरान चर्चा हुई है। तो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि दोनों नेता किस तरीके से गर्मजोशी से एक दूसरे का स्वागत भी कर रहे हैं और कई घंटे तक इस दौरान दोनों की आपस में मुलाकात हुई और कई बातों को लेकर इस दौरान चर्चा भी हुई है। मुलाकात के दौरान धनखड़ और बिरला ने दोनों ने विविध विषयों पर यहां पर चर्चा की है। तो उपराष्ट्रपति कार्यालय में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है और उसी मुलाकात की ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और हमारे सहयोगी रूपनारायण सावरिया फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। रूपनारायण, तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कि दोनों नेता किस तरीके से एक दूसरे से ठहाके लगाकर बात कर रहे हैं और कई विषयों पर इस दौरान दोनों की बात हुई है। लगभग कितनी देर तक ये मुलाकात चली? देखिए रेसु, ये जो है दोनों नेता राजस्थान से बिलोंग करते हैं और दोनों ने ही जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है अपनी कार्यशैली से सभी को प्रभावित किया है। जहां वर्तमान में जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति, वहीं पे जो है ओम बिरला ने जो है अपने कार्यकाल में जो है पूरे देश के लोगों ने उनका कार्यकाल देखा है और दोनों दिग्गजों ने जो है मुलाकात की है। मुलाकात काफी लंबी चली, घंटे डेढ़ घंटे तक वो वहां रहे और खुलकर आपस में बात हुई। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं हो पाया कि दोनों में किस संबंध में बात हुई थी, लेकिन जहां तक सूत्रों का कहना है कि राजस्थान की राजनीति को लेकर जो है दोनों दिग्गजों में खुलकर बात हुई है। राजस्थान में वर्तमान में जो है क्या हालात और किस तरीके के हालात है और जो चुनाव निपट चुके लोकसभा के राजस्थान में, उन पर खुलकर चर्चा इन दोनों के बीच हुई है, ऐसा सूत्रों का कहना है। बिल्कुल, और चुनाव निपट चुके हैं क्योंकि चुनाव से पहले तो देखिए कि किस तरीके से तमाम चुनाव के समय भी नहीं होता है और एक के बाद एक रैलियां करनी होती हैं, जनसभाओं को संबोधित करना होता है और कहीं ना कहीं कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी भी चुनाव के समय नेताओं के ऊपर होती है। लेकिन इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि इस वक्त बड़ा रिलैक्स मूड में दोनों ही नेता नजर आ रहे हैं और एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। रूपनारायण जी बिल्कुल रेसु, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि राजस्थान में जो है चुनाव निपट चुके हैं, चुनाव की जो सरगर्मियां थी वो खत्म हो चुकी हैं। अभी थोड़ा रिलैक्स होकर जो है यहाँ उपराष्ट्रपति कार्यालय में पहुंचे हैं पूर्व स्पीकर ओम बिरला और उन्होंने जो है खुले मन से आपसे में जो है चर्चा की है। तो जो एक भार था चुनावी टाइम में, क्योंकि उपराष्ट्रपति प्रोटोकॉल में होते हैं तो प्रोटोकॉल का भी पालन करना होता है, तो इन दिनों लगातार उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। दोनों दिग्गज जो है काफी एक दूसरे के क्लोज हैं और काफी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इसी परिपाटी में ये बहस जो है यहाँ पे दोनों दिग्गजों की हुई है। जी रूपनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। और उधर झालाना डुंगरी जयपुर स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय में डॉक्टर पथी प्रकाश मेहरडा ने महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का कार्यभार ग्रहण किया। महानिदेशक एसीबी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव ने किया। इस मौके पर ब्यूरो के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। डॉक्टर मेहरडा ने कार्यभार ग्रहण कर इस दौरान पूरी टीम को भी शुभकामनाएं दी और कहा कि ब्यूरो में हम सभी को पूरी टीम को आम जन के हित में कार्य करना है। उन्होंने कहा कि हमें ब्यूरो के सूचना तंत्र को और मजबूत करना है और टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर का अधिक से अधिक प्रचार करना है, जिससे आमजन का विश्वास मजबूत हो और वो सुगमता से ब्यूरो में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें दर्ज करा सकें। महानिदेशक एसीबी ने कहा कि हमें जनता के विश्वास को मजबूत करना है, गुणात्मक अनुसंधान पर विशेष ध्यान देना है जिससे किसी निर्दोष के साथ अन्याय न हो और साथ ही भ्रष्टाचारियों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। और हमारे सहयोगी रूपनारायण सावरिया फोन लाइन पर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, डॉक्टर मेहरडा ने कार्यभार ग्रहण करते ही अपनी टीम को शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किस तरीके से ब्यूरो के सूचना तंत्र को मजबूत करना है, इस पर हमें और अधिक सजग होने की आवश्यकता है।
जी बिल्कुल, ऐसे मैं बताना चाहूंगा कि जयपुर स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के मुखिया के पद पे जो है बीएल मेहरा ने जो है यहाँ ज्वाइन किया है, और ज्वाइन करने के साथ साथ जो है अपना बता तो फिर उन्होंने बात की और खुलकर बात की कि जो विश्वसनीयता इस संस्थान की है वो विश्वसनीयता बनी रहे, भले ही जो है कितना भी भ्रष्टाचारी हो की जाए, लेकिन कोई निर्दोष जो है वो किसी तरीके का परेशानी निर्दोष को ना हो, निर्दोष के साथ अन्याय ना हो। इसी तर्ज पर जो है भारतीय कानून काम कर रहा है, उसी तर्ज पे यहाँ पे स्पष्ट और निसंदेह खुलकर जो है काम करने की बात यहाँ पे उन्होंने बीएल मेहरा ने की है। मेहरा जो है काफी मजबूत और एक साफ छवि के अधिकारी रहे हैं, और इसी छवि का इन्हें यहाँ फायदा मिला है, क्योंकि इनसे पूर्व जो अधिकारी यहाँ पे थे उनपे कहीं न कहीं जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, जिसके चलते उन्हें हटाकर जो है ये नई जिम्मेदारी यहाँ मेहरा को दी गई है। जी रेशु। बिल्कुल, नई जिम्मेदारी उनको दी गई है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिससे कि आमजन का जो विश्वास है वो और मजबूत हो और वो सुगमता से ब्यूरो में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें करा सके, क्योंकि लोग भी कहीं ना कहीं इस मामले पर डरते हैं। तो लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जाए, इस बारे में भी उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश रूपनारायण की है। बिल्कुल रेशु, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि आमजन जो है सीधा भ्रष्टाचार से प्रभावित होता है, और भ्रष्टाचार जो है आमजन के साथ ही किया जाता है। तो आमजन में अगर सजगता होगी तो निश्चित रूप से जो है भ्रष्टाचार तो लगाम लगेगी। और इसी तर्ज को लेकर यहाँ पे जो है उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर का जो है प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे कि जनता जो है जहाँ भी भ्रष्टाचार हो उसका जो है सारा मामला यहाँ पे इसको दे सके ब्यूरो को, और ब्यूरो जो है अपना काम करे और भ्रष्टाचार को जो है राजस्थान से उखाड़ के फेंकने का प्रयास यहाँ पे किया जाए। तो आम जन में एक विश्वास और आम जन में जो है जानकारी देने का जो कार्य यहाँ करने के लिए उन्होंने आह्वान किया अपने कर्मचारी अधिकारियों से कि वो जो है आम जन में ज्यादा से ज्यादा ब्यूरो के का प्रचार करे, ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का जो उनका प्रयास है वो सफल हो सके। जी रूपनारायण, बने रहिए, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। और उधर शिक्षा संकुल में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की गाइडलाइन के अनुरूप गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग सहित कॉलेज शिक्षा, चिकित्सा विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, महिला अधिकारिता, जनजाति विकास विभाग को आवंटित टास्क निर्धारित समय पर पूर्ण करने तथा क्रियान्वयन समितियों की बैठक आयोजित कर प्रगति की नियमित समीक्षा के निर्देश उन्होंने दिए। उन्होंने सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित आदिवासी क्षेत्र, पशुपालक वर्ग को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास करने और केंद्रों में समन्वय कर कक्षा 4 उत्तीर्ण सभी छात्रों को कक्षा 5 में प्रवेश सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। इस के साथ ही प्रवेश के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 6 वर्ष के बालकों का विद्यालयों में 100% प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। उन्होंने 100% साक्षर राजस्थान बनाने के लक्ष्य को अर्जित करने पर भी जोर दिया है। और हमारे सहयोगी रूपनारायण सावरिया लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, इस दौरान शासन सचिव की अगर बात करें तो उन्होंने पूरे राजस्थान को साक्षर बनाने पर इस पूरी मीटिंग में जोर दिया है, और बैठक इस दौरान शासन सचिव कृष्ण कुणाल की तरफ से ली गई, जहां उन्होंने सभी से ये कहा कि राजस्थान को 100% साक्षर बनाने के लक्ष्य पर हम सभी को फोकस करना है। जी बिल्कुल रसूल, मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान में जो है नई शिक्षा नीति को किस तरीके से लागू कर किया जाए, और किस तरीके से जो है जो वंचित वर्ग है, जो अब तक शिक्षा नहीं पा सका है, कई कारणों के चलते हुए वो शिक्षा से वंचित रहा है, तो उस वंचित वर्ग को जो है ज्यादा से ज्यादा इससे जोड़ा जाए और शिक्षा से और संपूर्ण जिम्मेदारी। देखिए, शिक्षा विभाग के जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी विभाग है, उन सभी को जो है यहाँ पे सचिव ने जो है जिम्मेदारी दी है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और 100% जो है परिणाम लाने का यहाँ प्रयास करे। वो चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो या फिर वो जो वंचित वर्ग के लिए काम कर रहे हैं वो विभाग हो,
तो ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के साथ जोड़ा जाए जो शिक्षा से अब तक वंचित है। एक तरीके से देखिए यहाँ पे जो है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमारा लक्ष्य जो है राजस्थान को साक्षर करना है, संपूर्ण साक्षर करना है। 100% जो है राजस्थान साक्षरता की ओर बढ़ेगा तो राजस्थान निश्चित रूप से विकास की ओर बढ़ेगा। तो एक बड़ा लक्ष्य लेकर यहाँ पे सचिव कुणाल चल रहे हैं और उन्होंने जो है तमाम अधिकारी उपस्थित मीटिंग में जो अधिकारी कर्मचारी थे उनसे आह्वान किया कि वो इस प्रयास में लगे रहे और इसकी समीक्षा जो है लगातार करते रहे कि किस तरीके से जो है उन्होंने जो परिणाम है वो क्या क्या आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं। जो उनका टारगेट है वो टारगेट निश्चित रूप से उनको फॉलो करना है और टारगेट तक पहुंचना है और राजस्थान को जो है साक्षर बनाना है 100%। जी रूपनारायण बने रहिए, कुछ और खबरों पर जानकारी लेंगे आपसे। उधर विराटनगर नगर पालिका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था बदहाल स्थिति में है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते समय पर सफाई नहीं होना और कस्बे में गंदगी का ढेर अब एक आम बात हो गई है। भगवान भरोसे चल रही विराटनगर नगर पालिका का कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है। कस्बे में सफाई व्यवस्था का आलम यह है कि कचरा पात्र कचरे से भरा हुआ है। 25 सफाई कर्मियों की तनख्वाह प्रति माह सरकार देती है, लेकिन इस समय नगर पालिका क्षेत्र में 16 कर्मचारी ही कार्यरत हैं। सफाई कर्मचारी सुबह खानापूर्ति करके कार्य को निपटा देते हैं और नगर पालिका की सारी जिम्मेदारी ईओ की होती है, लेकिन जिम्मेदार कुंभकर्ण की नींद सोते हुए हैं और आम जनता है कि परेशान हो रही है। विराटनगर पालिका में कार्यरत 50 अस्थायी कर्मचारी कई महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण हड़ताल पर हैं। नगर पालिका क्षेत्र विराटनगर में उपखंड अधिकारी और तहसील सहित जिम्मेदार अधिकारी प्रतिदिन कस्बे में दौरे पर रहते हैं, लेकिन अधिकारियों के लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आम जनता की कोई सुनने वाला इस वक्त नहीं है। और हमारे सहयोगी रूपनारायण सावरिया फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा सड़कों के आसपास हरियाली लगाएं, वृक्ष लगाएं, ताकि जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रह सके। लेकिन तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि सड़क किनारे या जिधर भी नजर डालें सिर्फ कूड़े का अंबार, कूड़े के ढेर ही नजर आ रहे हैं। ऐसे में आम जनता तो बेहद परेशान होगी। बिल्कुल, तो गंदगी का आलम जो है ये विराटनगर नगर पालिका का है और यहाँ पे जो है अस्थायी जो कर्मचारी है 50, तो वो उनके वेतन ना मिलने की वजह से जो है वो हड़ताल पे गए हुए, तो जिसके चलते जो है आलम यहाँ ये हो गया कि गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं चारों तरफ। जहाँ देखे वहीं नालियां जो है वो भरी हुई है और गंदगी का मच्छर जो गंदगी जनित बीमारियां हैं उनसे जो आम जन को पीड़ित होने की जो है पूरी यहाँ संभावना है। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है वो इस पर बैठकर कोई समाधान अभी तक नहीं निकाल रहे, क्योंकि ये जो है सफाई की सारी जिम्मेदारी नगर पालिका की होती है, नगर पालिका के अधिकारियों की होती है। तो तमाम जो ये जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी से कहीं न कहीं जो है पीछे हट रहे हैं और यह आलम है कि आम जन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते जो है यहाँ पे मच्छरों का पनपना या अन्य कीट पतंगों का पनपना, जिनसे बीमारियों का डर हमेशा बना रहता है। और हालात ये है कि आम जनता को जो है जहाँ भी वो निकलते हैं तो गंदगी के मारे उनके नाक पे वो रुमाल लगाए उन्हें देखा गया है कि किस तरीके से जो है वो गंदगी के उसमें जी रहे हैं। बिल्कुल, गंदगी ऐसे में फैलेगी तो जाहिर सी बात है कि डेंगू का जो मच्छर है वो भी पनपता है और ऐसे में लोगों के बीमार होने का खतरा तो बढ़ ही रहा है। साथ ही रूपनारायण, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जो पशु हैं वो भी जो गंदगी है वो खा रहे हैं, तो ऐसे में पशु भी बीमार हो सकते हैं, क्योंकि गाय लगातार इस तरह की जो गंदगी है उसको खाती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, तो देखिए जो गंदगी है उससे पर्यावरण जहाँ दूषित होता है वहीं पे जो है जानवरों के लिए भी ये खतरनाक है, आम जन के लिए, जनता के लिए जहाँ खतरा है वहीं पे जो है पशुओं के लिए भी यहाँ खतरा है। जो पशु हैं वो प्लास्टिक की थैलियां खा रहे हैं और वो जाके उनके पेट में जम रही है। तो कहीं ना कहीं जो है ये गंदगी का आलम ऐसा है कि सभी लोगों को, सभी वर्गों को यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसमें चाहे आमजन हो या फिर पशु वगैरह हो, सभी को जो है ये गंदगी जो है कहीं ना कहीं जो है परेशान कर रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खबरों पर हमें जानकारी देने के लिए रूपनारायण। हनुमानगढ़ के नोहर में जलदाय विभाग की आपणी योजना के पांडुसर उपखंड पर कार्यरत कनिष्ठ अभियंता कृष्ण धारीवाल ने पुरानी डीआई पाइपलाइन को कबाड़ियों के हाथ बेच दिया। ऐसा मामला सामने आया। आपको बता दें कि उक्त डीआई पाइपलाइन
जबरासर गांव से लेकर ललानिया गांव तक पेयजल आपूर्ति के लिए डाली गई थी। बाद में विभाग द्वारा इन गांवों को जेजेएम स्कीम के तहत पेयजल योजना से जोड़ दिया गया। जेजेएम स्कीम से इन गांवों को जोड़ने के बाद से इस पाइपलाइन से इन गांवों की जलापूर्ति नहीं हो रही थी। बाद में आपनी योजना के पांडुसर उपखंड पर कार्यरत जेईएन कृष्ण धारीवाल ने गुपचुप तरीके से करोड़ों रुपए की इन पाइपलाइन को आनन फानन में निकालकर कबाड़ियों को बेचने की योजना बनाई। पाइपलाइन को कबाड़ियों को बेचने के उद्देश्य से बिना निविदा और बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के इन पाइपलाइनों को अपने ही निजी व्यक्तियों से लालच देकर निकलवा लिया। पाइप निकलवाने के बाद कनिष्ठ अभियंता ने रात के समय में मौके का फायदा उठाकर इन पाइपों को गाड़ी में भरकर हरियाणा के जमाल भट्ट की ओर रवाना कर दिया। बाद में उनके विभाग के कार्मिकों को इस मामले का पता चला तो उन्होंने कनिष्ठ अभियंता के पाइप लदे वाहन का पीछा किया तो पाइप लदे गाड़ी को जमाल पेट्रोल पंप पर पकड़ा गया। उस गाड़ी के आगे और आपको बता दें कि कनिष्ठ अभियंता अपनी निजी गाड़ी से उस गाड़ी की पेट्रोलिंग कर रहे थे। निजी गाड़ी में उनका ड्राइवर प्रेम धानका कनिष्ठ अभियंता के साथ था। बाद में कनिष्ठ अभियंता के ड्राइवर को शक हुआ कि ये चोरी के पाइप हैं तो उसी समय ड्राइवर ने कनिष्ठ अभियंता कृष्ण धारीवाल का साथ छोड़ दिया। बाद में पाइप पकड़ में आने पर कनिष्ठ अभियंता पाइप लदी गाड़ी को नोहर लेकर गए। चोरी के पाइप होने पर जलदाय विभाग नोहर ने भी इन पाइपों को अपनी जगह पर डालने से इनकार कर दिया तो वहीं कृष्ण धारीवाल के हाथ पैर फूल गए। और उधर टोंक से खबर सामने आई जहां पर ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। ट्रॉली में 10 से 12 लोग सवार थे। सभी लोगों के घायल होने की खबर है। ये हादसा डींग के बालाजी के पास हुआ है। आपको बता दें कि घायलों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली अलीगढ़ से भात भरकर लौट रहे थे। घायलों को उनियारा अस्पताल पहुंचाया गया जहां 4 गंभीर रूप से घायल थे। उनको दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। उधर राज्यपाल कलराज मिश्र से राजभवन में डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के कुलाधिपति कन्हैया लाल बेरवाल ने मुलाकात की। राज्यपाल से उनकी ये शिष्टाचार भेंट थी। बेरवाल ने राज्यपाल से भेंट के दौरान उन्हें मध्य प्रदेश के सबसे पुराने और सबसे बड़े इस केंद्रीय विश्वविद्यालय की अकादमिक गतिविधियों और नई शिक्षा नीति के संदर्भ में शैक्षिक गुणवत्ता के संदर्भ में किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उधर जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह ने पोलिंग के दिन फलोदी के बेंगटी कला गांव में हुए घटनाक्रम को लेकर कई आरोप लगाए। उन्होंने चुनाव के दौरान विवाद की घटना और उनके खिलाफ मामला दर्ज होने को लेकर कहा कि बीजेपी ने पुलिस के साथ मिलकर चुनाव में धांधली की है। जगह जगह उनके कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। कई बार बताने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की है। उनके 3 कार्यकर्ताओं के पैर में चोट आई जिन्हें एमडीएम अस्पताल में एडमिट कराया गया। घटना में कई दिन का समय बीतने के बाद भी पुलिस के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। जिस व्यक्ति को पुलिस ने डंडे के साथ मौके से पकड़ा था उसे छोड़ दिया। पावटा रोडवेज बस स्टैंड के सामने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर उन्होंने बताया कि बेंगटी कला में 90% वोट कांग्रेस समर्थित हैं। उन मतदाताओं के फर्जी वोट भी डाल दिए गए। विवाद में दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई लेकिन पुलिस ने एक ही पक्ष के 11 लोगों को पकड़ लिया और उनके साथ मारपीट की गई। विरोध करने पर 48 घंटे बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। उधर मिर्जावाली मेर के श्याम कॉटन के सामने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद केंद्र पर अवैध कटौती और वसूली के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया है। युवा किसान नेता महंगा सिंह ने बताया कि
मिर्जा वाली मेर में बनाए गए खरीद केंद्र पर फैक्ट्री मालिक की ओर से प्रति क्विंटल 1 किलोग्राम गेहूं काट और 20 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है, जिससे किसानों में भारी रोष है। अवैध वसूली करने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर किसानों ने संबंधित अधिकारियों को भी सूचना दी, लेकिन अभी भी धड़ल्ले से अवैध वसूली जारी है। किसानों का कहना है कि जब तक अवैध वसूली बंद नहीं होगी, धरना जारी रखा जाएगा और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उधर प्रदेश में लू से बचाव, उपचार और गर्मी के मौसम में अस्पतालों में आगजनी की घटनाओं से बचाव संबंधी व्यवस्थाओं के लिए स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक की गई। बैठक में सभी जोन के संयुक्त निदेशक, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सहित संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर ने बताया कि बैठक में जलवायु परिवर्तन और गर्मी जनित बीमारियों से बचाव के संबंध में विस्तार से समीक्षा की गई। जिला स्तरीय अधिकारियों को आमजन को गर्मी जनित बीमारियों से बचाव के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। साथ ही गर्मी के मौसम में अस्पतालों में आगजनी की घटनाओं को रोकने और तात्कालिक उपायों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि इस मौसम में अस्पतालों में बिजली और पानी की समुचित व्यवस्थाओं के बारे में भी चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर माथुर ने बताया कि गर्मी के मौसम की दृष्टिगत हीट वेव से प्रभावित रोगियों के इलाज के लिए अस्पतालों में समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। इसके लिए हर जिले का एक्शन प्लान बनाकर तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि हीट वेव के प्रबंधन के लिए एम्बुलेंस और टेको तकनीक के उपयोग के माध्यम से इलाज के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए एक ट्रेनिंग वीडियो भी जारी किया गया है। राजस्थान की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।